सभी को जय हिंद। तो आज का ये सेट नंबर है आपका, सेट नंबर 14 है, यानी कि 13 सेट आपका क्लियर हो चुका है। ये जो सेट चल रहा है अभी 15 सेट तक हम बोले थे कि 15 सेट आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें जो भी आपका एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन है वही चलेगा 15 क्वेश्चन। और 15 सेट के बाद जो आपका सेट नंबर 1 से फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो चलेगा आपका प्रैक्टिस सेट मॉडल से, ठीक है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें केवल और केवल 100 क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको 4 भागों में बांटा गया, चूँकि आपको हिंदी पूछेगा, ठीक है। कुछ स्टार्टिंग में हिंदी रहेगा, फिर इंग्लिश रहेगा, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान रहेगा, जनरल साइंस और जनरल स्टडी रहेगा, फिर आपका रहेगा मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। मैथ का 10 क्वेश्चन रहेगा और ये दोनों मिलाकर 15 क्वेश्चन रहेगा, फिर इससे, ठीक है। तो चलिए शुरू से अंत तक देखते रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है हिंदी का ही है, ठीक है। तो कह रहा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है, ठीक है। यानी कौन सा वर्ड है जो जातिवाचक से बना है, ठीक है, और बना क्या भाववाचक। तो आपको हो जाएगा लड़का। लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है और बना है लड़कपन। लड़कपन जो आपका भाववाचक संज्ञा है। अगला है सज्जन का विपरीतार्थक। तो सज्जन का उल्टा हो जाएगा दुर्जन, ठीक है। सज्जन का उल्टा हो जाएगा दुर्जन। अगला है भारतेंदु की सही संधि क्या होगा। भारतेंदु का जो है वो संधि विच्छेद करना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा भारत जोड़ इंदु, भारत जोड़ इंदु। अगला है नीलकंठ शब्द क्या है। तो नीलकंठ शब्द जो है वो आपका क्या है, ठीक है। नीलकंठ आपका है यौगिक, नीला, ठीक है। नीला और कंठ मिलकर बना है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि आपका महादेव जी। तो आपका हो जाएगा यौगिक, ठीक है। यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक पद से मिलकर बना, दो या दो से अधिक पद से मिलकर कोई संयुक्त वर्ड बनता है, ठीक है। अगला है सामान्य व सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, यानी कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण दोनों के मेल से बना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यह पुस्तक मेरी है वह तुम्हारी है, ठीक है। यह पुस्तक मेरी है वह तुम्हारी है। स्टार्टिंग में आपका हिंदी रहेगा, हम स्टार्टिंग में आपको बताया भी हिंदी इंग्लिश, ठीक है। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और अंत में मैथ रहेगा। करा किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया गया, ठीक है। हलंत का मतलब जैसे ये आधा, ठीक है, इसको बोलते हैं आधा ह, ठीक है। तो हलंत का प्रयोग आपको किस में किया गया है वो आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपको वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के, ठीक है। जैसे कि ये आपका होता है क, ये क में आपको इसको विग्रह कीजिएगा तो आधा क प्लस अ, ठीक है, यानी कि अ छिपा हुआ है। तो हलंत का प्रयोग करने के लिए हम आपको स्वर को हटाना पड़ता है, ठीक है। अगर हलंत का प्रयोग कर देते हैं तो आधा का जो प्रॉपर व्यंजन है, ठीक है, इसमें अ की मात्रा नहीं है। तो यह आपको हो जाएगा स्वर वर्ण को बिना प्रयोग किए अगर किसी वर्ण का उच्चारण करना चाहते हैं तो उसको में आपको हलंत लगाना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संकेतवाचक अवयव का वाक्य कौन सा है। संकेतवाचक अवयव का वाक्य क्या है। तो यह कह रहा है यह गिलास आधा भरा है, ठीक है। आपको संकेत कर रहा है कि यह गिलास जो है आधा भरा है। अगला निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। प्रश्नार्थक निपात हो जाएगा व्हाट, क्या, ठीक है। प्रश्नार्थक जो होगा क्या। अगला निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो आपका हो जाएगा वह रोने लगा। आरंभ कर दिया, ठीक है, वह अपना जो क्रिया है वह स्टार्ट कर दिया, वह रोने लगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे बोलते हैं सकर्मक, और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे बोलते हैं अकर्मक, ठीक है। अगर कर्म पर पड़े क्रिया का फल तो अकर्मक, कर्ता पड़े तो सकर्मक है। ये आपका हिंदी का 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कल कम टू माई पार्टी, कम टू माई पार्टी डॉट 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 सैटरडे नाइट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट, ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। करा द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2005। जब आपको 2005 या 2008 या संडे मंडे कुछ भी डेट दे दे और हैज बीन से शुरू हो तो यहाँ हियर नहीं होगा, या तो फोर होगा या तो सिंस होगा, ठीक है। तो यहाँ परफेक्ट डेट है तो यहाँ पर सिंस होगा, जो कि यहाँ कुछ नहीं है, तो आपको पहला गलत हो जाएगा। दूसरा द डॉक्टर इज लिविंग हियर, तो सिंस जैसे ही सिंस लगे तो इज का कोई चांस नहीं है, ठीक है। जैसे ही अगर आप सिंस या फोर लगता है तो हैज बीन या हैड बीन, ठीक है, हैज बीन या हैड बीन का प्रयोग कर सकते हैं। या तो हैज प्लस बीन रहेगा या फिर हैड प्लस बीन, ठीक है। दूसरा कोई चांस है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर, ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सिंस लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है।
अगला है पिक आउट द राइट वर्ड। राइट वर्ड को आपको चूज करना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ओकेजनली, OCCASION वाली, इसका हो जाएगा अवसरवादी, अवसरवादी, ठीक है। काम पढ़ने पर ही आपको आता है, अन्यथा नहीं। अगला ऑनेस्ट का एंटोनिम। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, ठीक है। तो DIS, लेकिन DES सही गलत हो जाएगा, DIS हो जाएगा, ठीक है, DISHONEST। अब चलते हैं सोशल साइंस का क्वेश्चन। कह रहा है 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी, ठीक है। 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी, तो आपको हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जो आपका संविधान सभा जो बन रहा था आपका, संविधान की निर्माण होने वाली थी, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, तो उस प्रस्ताव को किसने पेश करा था, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई, तो ये आपका हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भारत में हुई, ठीक है। और मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार ये 1919 में हुआ, ठीक है। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार 1919 में हुआ। ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसका प्रभाव हमारे संविधान पे बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव है, ठीक है। और हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया है। स्वतंत्रता, या तो हमें स्वतंत्रता दो या तो हमें मार दो, ठीक है। तो स्वतंत्रता या मृत्यु, इसका नारा आपका अमेरिकी सेना ने दिया था, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1773 में अमेरिकी सेना ने यह नारा दिया था, या तो हमें आज़ादी दो या तो हमें मार दो। अगला जो बोस्टन जो बंदरगाह पर 1773 में बोस्टन बंदरगाह हुआ था, ठीक है। बोस्टन बंदरगाह था वो USA का था। बोस्टन जो बंदरगाह था वो USA का था। यहाँ पर चाय की बड़ी बोरियों को फेंका गया था, यानी कि चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया था। इस घटना को हम बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी, ठीक है, BTP, बोस्टन टी पार्टी। आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की थी, उसका नाम क्या है। अभी ये जो संधि चल रहा है, जो ये वाला, ये बहुत ही फेवरेट है। और अभी हाल ही में जो रसिया यूक्रेन का जो वार हो रहा है, उसमें इसी को लेकर वार हो रहा है, ठीक है। उसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, NATO। ये जो आपका है, इसमें अभी वर्तमान में 31 देश है, ठीक है, 31 देश। तो इन्हीं के चलते लड़ाई हुआ, अभी मतलब मारा मारी चल रहा है। यूक्रेन जो है वो NATO में जाना चाह रहा है, ठीक है। रसिया मिलाना नहीं चाह रहा, रसिया कह रहा है कि तुम मत जाओ, ये मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो NATO है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी अटलांटिक महासागर जो है उसके अगल बगल के देशों का एक सैनिक संगठन है, ठीक है। अगला राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य कौन थे। अस्थायी सदस्य थे राष्ट्रसंघ यानी UN, यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य कौन कौन है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको हो जाएगा चाइना, जापान, ब्रिटेन और रूस। चाइना, जापान, ब्रिटेन और रूस राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य। राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी 1920 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। अगला प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण आपका हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि। और अगर पूछे तात्कालिक कारण क्या था, तो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्याकांड, ठीक है। सेराजेवो हत्याकांड था, फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है। राजा फर्डिनेंड की हत्या हुआ था सेराजेवो में, ठीक है, सेराजेवो में। तो ये आपका हो जाएगा तत्कालिक कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाषाण युग में काटने की सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण क्या था, यानी जो पाषाण काल चल रहा था उसमें किसी वस्तु के किसी चीज़ को काटने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता था। तो आपका हो जाएगा गड़ासा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा गड़ासा, जो कि आपका टांगे के जैसा होता है, ठीक है, जिसको आप टांगे कहते हैं, गड़ासा। अगला गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। गुप्त काल जिसकी स्थापना किए थे श्रीगुप्त ने, ठीक। तो गुप्त काल का जो प्रसिद्ध गणितज्ञ है वो आपका हो जाएंगे बराहमिहिर, ठीक है, बराहमिहिर। बाकी शून्य की जो खोज की वो आर्यभट्ट, ठीक है। भारत का प्रथम उपग्रह भी, पहला उपग्रह भी आर्यभट्ट है। अगला अल्लाई दरवाजा के नाम किसके शासनकाल में बना, तो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अल्लाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया गया था। अगला राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था। राजा राम मोहन राय जो थे वो हिंदुओं की सुधार के लिए चलाए थे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय द्वारा चलाए गए, आपका हो जाएगा आपका ब्रह्मा समाज, ठीक है। ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था सुधार के, धर्म सुधार के लिए। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आपको हो जाएगा मैडम ब्लावत्स्की और एक कर्नल थे, ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की और एक कर्नल थे। अगला है
गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी आपका कनाडा में हुआ थी, ठीक है, कनाडा और यूएसए में। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में ये ऊपर कनाडा है, नीचे अमेरिका है, ठीक है। तो यहीं पे आपको गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। अगला है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरुआत की? तो पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण में था 1917 में, ठीक है। गांधी जी भारत में लौटे थे 1915 में, ठीक है, 1915 में लौटे थे 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी को। तभी से 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये आपका हो जाएगा 1920 में, ठीक है, 1920 में। 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। और 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। किसकी वजह थे? तो वो चौरा चौरी हत्याकांड जो 4 फरवरी 1922 में यूपी में हुआ था, ठीक है। इसी की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। अगला है जो इक्वाडोर, जो आपका जो दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का जो देश है इक्वाडोर का चिम्बोराजो ज्वालामुखी जो है निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? यानी कि वो सक्रिय है कि सुसुप्त है कि शांत है, ठीक है। आपको जो इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी जो है वो कैसा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा शांत है, ठीक है, ये आपका शांत है। अगला, विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं किसके लिए? कृषि के लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी सघन है विषुवत रेखी जो आपको सबसे जो प्रसिद्ध है आपका ब्राज़ील के जंगल, ठीक है, ये विषुवत रेखा के ही आसपास है। तो ब्राज़ील के जंगल भी अभी का ही पॉपुलर यही है। विश्व के करीब 30 से 40% जो ऑक्सीजन है वो यहीं से सप्लाई होता है। तो जड़ी बूटियों के लिए हो जाएगा, खनिज पदार्थों के लिए, इमारती लकड़ियों के लिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जड़ी बूटी के लिए, ठीक है। इतने प्रकार के यहाँ पर पेड़ पौधे हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अगला है, आप ग्लास हाउस में सब्जियाँ कहाँ उगाएंगे? ठीक है, आप ग्लास हाउस में यानी कि ग्लास के बने हुए को घर में सब्जियाँ उगाने को बोलेगा तो ये चारों में से कौन सा जो ऐसा जगह है वो आपका बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। कौन सा जगह जो बहुत उपयोगी होगा? तो आपको हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश, ठीक है, ये आपको हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश, जो कि ध्रुवीय भागों में पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं होती, तो सनलाइट को करने के लिए आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आपका जो CO2 अट्रैक्ट करे आपका ग्लास में, ठीक है। अगला है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? तो विषुवत रेखा पर जो तापमान सबसे अधिक इसलिए होता है क्योंकि 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण, इसी के दो बीच में जो है वो सन जो है मूव करते रहता है, ठीक है, इसी के बीच सन जो मूव करता है। तो यहाँ जो विषुवत रेखा के अराउंड है वो हर समय सूर्य की किरणें है वो सीधी पड़ती है, ठीक है। हर समय सूर्य की जो किरणें है वो सीधी पड़ती है, यानी ताप जो है वो छोटे केंद्र में केंद्रित होती है यहीं पे, क्योंकि ये डायरेक्ट जब पड़ता है तो गर्मी होती है। अगला है, आग्नेय समय में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है नहीं पाया जाता है? तो आग्नेय तत्व शैल में जो है परतदार चट्टान नहीं पाई जाती। आग्नेय चट्टान जो निकलती है वो ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा के रूप में, ठीक है, उस मैग्मा को हम बोलते हैं ठंडा होने के बाद लावा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो चावल खाद्य है, गेहूँ खाद्य है, मकई खाद्य, यानी जो खाने योग्य, ठीक है, खाने वाला। ये चाय जो है वो खाद्य फसल नहीं है। अगला है, ये पेय फसल। निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी, यानी कि जलवायु को अलग करने के लिए, जलवायु को विषम परिस्थिति में लाने के लिए कौन सा कारक जो है उत्तरदायी है, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका आपका हो जाएगा सागर से दूरी। जैसे ही अगर सपोज कीजिए अरब सागर है, तो अरब सागर ये वाला है, ठीक है, ये आपका बंगाली खाड़ी, तो इधर आसपास रहिएगा तो आपका जलवायु जो है वो सम जलवायु रहेगा, ठीक है। आपका बराबर ना गर्मी रहेगी ना ठंडा है। मुंबई के आसपास, तमिलनाडु के आसपास, ठीक है, उड़ीसा के आसपास, बंगाल के आसपास, इधर रहिएगा गुजरात के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास, तो आपका जो न ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज़्यादा ठंडा पड़ेगी। लेकिन जैसे ही इसकी से दूरी बढ़ाइएगा, उत्तर में आइएगा तो बिहार में आइएगा, यूपी में आइएगा तो कड़ाके गर्मी पड़ेगी, कड़ाके ठंडी पड़ेगी, बरसात भी होगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर जाइएगा तो और ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि समुद्र से जैसे ही दूरी जाते हैं वैसे वैसे आपका जो जो जलवायु है वो विषम होते रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक आपका केरला में है, और ओवरऑल भी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरला में है 94 के क्रॉक्स, ठीक है। अगला है, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? कोयला का जो 4 प्रकार है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और पीट कोयला, ठीक है। तो लिग्नाइट जो कोयला है वो कौन सी कोटि का है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा निम्न स्तर का। लिग्नाइट कोयला जो है सबसे निम्न स्तर का। एंथ्रासाइट जो है सबसे हाई स्तर का। अगला है, गेहूँ किस जलवायु की फसल है? गेहूँ जो है वो किस जलवायु की फसल है? आप सब जानते हैं गेहूँ की फसल जो है वो ठंडी के दिनों में बोया जाता है, तो आपको हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु, ठीक है, ठंडी में है तो शीतोष्ण जलवायु।
ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा घाटशिला में, ठीक है, ये आपका होगा घाटशिला में। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गेहूं के उत्पादन में कहे तो उत्तर प्रदेश, अगर क्वाइन एक ही सघन अवस्था में ज़्यादा उत्पादन करने का तो हरियाणा रहेगा, ठीक है, यानी कि गेहूं की सबसे ज़्यादा अगर मात्रा बोले तो यूपी में, ठीक है, अगर प्रति हेक्टेयर बोले तो हरियाणा में। अगला वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो आपका हो जाएगा आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल से ही जो विकिरण ट्रांसफर होकर वापस पृथ्वी पर आती है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा आयन मंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, करा स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण कहाँ होता है? स्टैलेटाइट और स्टैलेमाइट, ठीक है, ये दो स्थलाकृति है, तो इसका निर्माण आपका भूमिगत जल द्वारा होता है। जैसे कि आपका ये लेवल है, तो यहाँ ये आपका मिट्टी का टुकड़ा है, नीचे आपका वाटर है, ठीक है, तो ऐसे खम्भ के रूप में हो जाता है, ठीक। तो ऊपर वाले को बोलते हैं स्टैलेटाइट, ठीक है, नीचे वाला बोलते हैं स्टैलेमाइट। तो ये सब जो आकृति है वो आपको टोपोग्राफी में पढ़ना होगा, टोपोग्राफी जो ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, ये आपको हो जाएगा भूमिगत जल के द्वारा। अब बाकी जो एस आकार की घाटियाँ हैं, पक्षीपात डेल्टा, ये सब आपका नदी द्वारा बनता है, ठीक है। अगला है दार्जिलिंग जिला किस राज्य में है? तो दार्जिलिंग जिला आपका पश्चिम बंगाल है, जो कि चाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। गर्मी में वहाँ घूमने के बहुत सारे पर्यटक जाते हैं, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, ठीक है, जैसे कुल्लू मनाली आपका है। अगला है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल। विधान परिषद जो है वो प्रत्येक राज्य में तो होता नहीं है, 5 से 6 राज्यों में है, तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष। अगला नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार के मार्गदर्शन देने के लिए आपका संविधान में है, भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में है आपका 36 से 51 के बीच आपका नीति निर्देशक तत्व है। 51 का क में जो है वो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपका कानून है। अगला पंचायती राज संस्थाओं में के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग क्या है? ये पिछले सेट में यानी कि सेट नंबर 13 में बताए थे कि जो पंचायती राज व्यवस्था अपना इंडिया में लागू है वो त्रिस्तरीय है, ठीक है। एक आपका है जिला लेवल का, जिला लेवल, ठीक है, जिला लेवल। दूसरा प्रखंड स्तर, तीसरा है ग्राम स्तर। प्रखंड स्तर आपका है जिला परिषद, ठीक है, यानी कि जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और फिर यहाँ आने के बाद ग्राम स्तर पर अपना मुखिया, ठीक है। तो आपको हो जाएगा जिला स्तर पर जिला पार्षद, ठीक है। अगला है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल नहीं है? द्विसदनात्मक विधान मंडल नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा केरला में, ठीक है, द्विसदनात्मक विधान मंडल नहीं है। अगला बात चलते हैं, कह रहा है पंचशील समझौता, ये भी हम 8वां से 9वां सेट नंबर में ये बताया था कि भारत और चाइना के बीच हुआ था पंचशील समझौता 5 वर्षों के लिए 1955 से 60, ठीक है, पंचशील जो समझौता हुआ था भारत और चाइना के बीच हुआ था। अगला है संयुक्त राज्य संघ में यानी UNO में, संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में 24 अक्टूबर को, तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है किसके, यानी कौन से भाग के, जो चूँकि UN के पास 6 भाग है, तो कौन से भाग के वे लोग जो है इतने देश जो है वो अस्थायी सदस्य, ठीक है। ये आपको हो जाएगा सुरक्षा परिषद के, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं UN के, उनके पास वीटो पावर होता है, किसी भी अधिनियम को रोकने का अधिकार होता है, और इसी का फायदा रसिया उठाकर जो कि यूक्रेन के सामने किसी को मैंने आने नहीं दिया, ठीक है। अगला है भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपने कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी, ठीक है। तो आपको हो जाएगा भारतीय शांति सेना। भारतीय शांति सेना भारत जो है UN को बहुत बार भेजा है, जब भी अब किसी दूसरे देशों पे मतलब कुछ होता है, अशांति माहौल होता है, तो भारत जो है वहाँ अपनी शांति सेना भेजती है, और इसकी मदद से भारत जो है बांग्लादेश में भेजा था, श्रीलंका भेजा था, और भी अलग अलग देशों में अपना शांति सेना समय समय पर भेजते रहता है, ठीक है। अगला है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? ये क्वेश्चन भी हम 3 से 4 सेट में करवाए थे, शायद सेट नंबर 3 या 4 था, ये हम कह रहे हैं। तो लोकतंत्र जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अपना इंडिया में है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, ठीक है, बांग्लादेश में, बहुत सारे राज्य देश में है, लेकिन अप्रत्यक्ष केवल एक जगह है, वो आपका है स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये आपका है स्विट्जरलैंड। अप्रत्यक्ष को ही प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष। अगला है सार्क की मुख्य भूमिका निभाने वाले देश कौन है? सार्क में मुख्य भूमिका आपका इंडिया है।
इंडिया जो है सार्क में सेंट्रल लेवल पे है। इस क्वेश्चन को हम सेट नंबर 1 में ही चर्चा किए थे। क्योंकि सार्क जो है, जैसे इंडिया है तो श्रीलंका है, भारत, ये भारत इसका मुख्य भूमि है, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, आपका इधर म्यांमार हो गया। तो कुछ इस ये सब जो देश है वो सार्क के इर्द गिर्द घूमते हैं। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू, नेपाल की राजधानी में, ठीक है। तो सार्क में मुख्य भूमिका जो निभाता है वो अपना इंडिया है। अगला है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। आर्टिकल जो 19 है उसमें कौन सा अधिकार नहीं है, तो संगठन करने का अधिकार, तो ये तो आपका अधिकार है ही है। बाकी अगला ऑप्शन देख लेते हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की ये भी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी भारत किसी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, आरटीआई फाइल करने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, कहीं रहने की स्वतंत्रता है, बस जाने की स्वतंत्रता है, अपना व्यापार करने की स्वतंत्रता ये है, ठीक है। शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, ये 19 में आपका इतना प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात उसमें नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, पहला संघात्मक शासन प्रणाली, ये तो है क्योंकि भारत में संघात्मक है ही, केंद्र और राज्य। अगला एक और लिखित संविधान, तो भाई यही गलत हो जाएगा क्योंकि भारत का जो संविधान है वो आपका लिखित है, ठीक है। अलिखित की कुछ बात ही नहीं है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है। उच्च न्यायाधीश जो आपका हाई कोर्ट होता है, ठीक है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, उनका रिटायरमेंट का उम्र सीमा क्या है, तो आपका हो जाएगा 62 साल, ठीक है, 62 साल। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कहता राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है। किसी भी राज्य को, जैसे कि भारत एक राज्य है, ठीक है, अब इसे भारत को एक राज्य के रूप में देख सकते हैं। भारत देश तो हम लोग कहते हैं, लेकिन भारत एक वाकई में राज्य है, ठीक है। आपको लग रहा होगा जी, लेकिन यही एक राज्य है, ठीक है। जो भी देश है आप उसको राज्य भी कह सकते हैं। और राज्य का सबसे प्रमुख अखंडता, आप उसे देश भी कह सकते हो, राज्य भी कह सकते हो, ठीक है। नॉर्मल भाषा में आप देश भी कहते हो, चूँकि देश ज़्यादा पॉपुलर है। तो भारत अगर एक देश है तो उनका मूलभूत तत्व क्या है, तो मूलभूत आपका हो जाएगा संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता इसका एक निश्चित भूभाग है और उस भूभाग में भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे, भारत के राष्ट्रपति होंगे, भारत के लोग जो होंगे वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो निर्णय ले सकते हैं। उसमें बाहरी देश, बाहरी राज्य, बाहरी दुनिया से उनका कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर भारत में कुछ जैसे नोटबंदी करना है तो इसमें पाकिस्तान से या चाइना से या फिर यूएसए से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उनके दबाव में सलाह नहीं ले सकते, ठीक है। हम जो भी करेंगे वो अपनी इच्छा से करेंगे, अपने मन से करेंगे। तो इसका ऑप्शन हुआ आपका संप्रभुता, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड जो का लघु रूप क्या है, ठीक है। तो इसका लघु रूप क्या है ये पूछ रहा है, मैंने कि शॉर्ट फॉर्म कर रहा है कि आपका हो जाएगा यूनिसेफ, ठीक है, UNICEF, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के हिसाब का हो जाएगा इंटरनेशनल चाइल्ड फंड कॉरपोरेशन, यूनिसेफ। अगला है फंड। किसी राज्य के राज्यपाल का संबंध में कौन सा कथन गलत है। कह रहा राज्यपाल जो है केंद्र सरकार द्वारा नामित है, तो ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट कहिए या प्रतिनिधि जो कहिए, यानी कि वो अगर किसी भी राज्य में एक सेंट्रल का आदमी होता है तो वो आपका राज्यपाल होता है, बाकी तो सब राज्य का ही होता है। तो ये आपका सही है। अगला है राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति हुई है, बात सही है। जैसे बिहार का राज्यपाल जब भी हुआ वो मनोहर जो है कलेकर, तो अभी यहाँ नहीं, यहाँ के नहीं, ठीक है। फागू चौहान भी थे तो यहाँ के नहीं थे। जो भी यहाँ पर आते हैं या किसी भी राज्य में जाएंगे तो वहाँ के वो अस्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। अगला 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। जैसे एक बार के लिए बिहार और उड़ीसा का राज्यपाल एक ही थे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन राज्यपाल का चुनाव जो है वो संसद नहीं करते, ठीक है, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अब आपका साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तरंगे जो कि धातुओं से संचरित हो सकती है, तो धातुओं से जो तरंगे संचरित हो सकती है वो तरंगे कौन है, तो आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य भी और अनुप्रस्थ भी, ट्रांसवर्स, ठीक है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। अगला एक चाबी भरी घड़ी की कमानी किस प्रकार की ऊर्जा को उसमें होती थी, आपका अस्थितिज ऊर्जा। चाबी भर देने से उसमें ऊर्जा जो है वो मतलब कि स्टोर हो जाता है। बांध में भी वही बात है, जब आपका डैम वगैरह है तो उसमें जो पानी रहती है तो इस पानी में भी आपका स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। आपको जो बंदूक छोड़ते हैं तो उसमें जो तीर हो, तो तीर में जो कमान आप खींच रहे हैं, ठीक है, तो तीर में लगा हुआ खींचा हुआ कमान आपका उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। अगला 50 न्यूटन के बल का एक्स अक्ष पर घटकर 30 न्यूटन है, उसका वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा, ठीक है। वाई अक्ष की दिशा में उसका घटक क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है, इसका आपका हो जाएगा 40 न्यूटन।
अगर चलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का जो टेम्परेचर होगा, मिश्रण का जो टेम्परेचर होगा वो आपका हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अगला है एक रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। तो गति का प्रथम नियम है कि दूसरा नियम है कि तीसरा नियम है कि ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर है। तो आपका हो जाएगा गति का तृतीय नियम। ठीक है। गति के तृतीय नियम। अगला एक पत्थर एक भवन के छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड समय लेता है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका हाइट निकालना है। u²/2g कर दीजिए। u² यानी कि उसका जो स्पीड है यानी कि जो 9.8 मीटर जो आपका स्पीड होती है, जी का मान उसी का स्पीड मान लीजिए। ठीक है। बाकी टी तो दिया हुआ है 4 सेकंड, निकालना यही u²/2g। इसको देख लेते हैं निकालना क्या है। टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड। u²/2g अंदर 10 क्या होता है 10 दूनी 10 u²/2 10 दूनी 20 होता है। ठीक है। तो यहाँ से आप u² कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा काट कर। ठीक है। तो आपका हो जाएगा 78.4 मीटर। ठीक है। 78.4 मीटर। अगला क्वेश्चन है एक 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं तो 30 दिन के। तो 60 वाट के 5 लैंप 300 हो जाएगा, 75 वाट का 4 लैंप तो 520 18 जो 30 यानी कि ये भी 300 हो जाएगा। 6 घंटे तो 3 3 600 वाट 6 घंटा में 30 दिन तक चलता है। 34 18 18 का 72। ठीक है। तो कुल यूनिट कितना हुआ 3.6 से भागा दे दीजिए। कुल जो आपका यूनिट आपका आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 108 यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करता है तो उस तरंग की आवृत्ति क्या होगी। फ्रीक्वेंसी उस तरंग की निकालने को कह रहा है। ये आपका हो जाएगा 30 हर्ट्ज। ठीक है। ये आपका हो जाएगा 30 हर्ट्ज। आप 24/0.8 भागा दे दीजिएगा। ठीक है। अगला है एक स्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है यदि इन दोनों भागों को बराबर काट दिया जाए। जैसे एक चुंबक है, इसको आप कितना भी भागों में काट दीजिएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग ही रहेगा। ठीक है। तो उसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा आपका B/2 यानी चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाएगा। 5 भाग में कीजिएगा तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र बाई 5 हो जाएगा। ठीक है। अगला सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंस को प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जाता है। तो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करता है। कौन सा वो लेंस है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आपका होगा -5 मिलीमीटर। अगला घरेलू खाना पकाने के लिए जो LPG का प्रयोग किया जाता है उसमें मुख्य घटक क्या होते हैं। ठीक है। उसका जो मुख्य घटक है वो आपका हो जाएगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप यानी लिक्विफाइड रूप। अगला रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसने की खोजी। रदरफोर्ड जो था वो नाभिक की खोज की थी। अल्फा कण प्रकीर्णन की मदद से वो नाभिक का पता लगाते। ठीक है। कितने कुछ बाहर चले गए थे और कुछ रिटर्न हुए थे, कुछ बाहर चले गए। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नाभिक की खोज हुआ था। अगला वह सेल जिससे विद्युतधारा का उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे कौन सा सेल कहते हैं। ये होता है विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रो। ठीक है। अगला है समांग मिश्रण का उदाहरण क्या है। समांग मिश्रण का मतलब यानी कि उसका जो अगर 2-3 पार्ट जो है पार्टिकल आपस में मिलाया जाता है तो देखने में सदृश लगता है। ठीक है। देखने जैसे कि चीनी पानी का मिश्रण, तो उसका जो उदाहरण क्या हो जाएगा। ठीक है। उसका एक उदाहरण देना है कि आपका हो जाएगा गन पाउडर। ठीक है। गन पाउडर में जो भी मिलाया जाता है वो एक ही रूप का रहता है। अगला है स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। स्फटिक जो है स्फटिक एक पदार्थ है, वो रासायनिक दृष्टिकोण से उसका जो फॉर्मूला है वो बता रहा है। आपको हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। अगला है जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। ठीक है। मैग्नीशियम जो है Mg है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। ठीक है। अगला वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों के रूप में कार्य करता है, तो ये आपका हो जाएगा H2O2। H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो दोनों यानी कि ऑक्सीडाइज भी है और यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के रूप में काम करता है। अगला एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। ठीक है। एक पौधा ऑलरेडी है, उस पर दूसरा पौधा उगेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं एपीफाइट। अगला एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस दैट मीन्स उभयचर। उभयचर क्या होता है, तो जो जल स्थल दोनों पर रहता है। ठीक है। तो जो जल और थल दोनों पर समान रूप से रहते हैं। अगला निम्न में से कौन से पौधों में उत्सर्जन का उत्पाद नहीं है, तो गोंद भी निकलता है, लैक्टस भी निकलता है, टेनिन भी निकलता है, यूरिक एसिड नहीं निकलता। ठीक है। यूरिक एसिड उसी के लिए काम लायक है। अगला है निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है। ठीक है।
डबल बॉन्ड जो है वो किस में है वो आपको बताना है। तो डबल बॉन्ड जो है वो आपका ऑक्सीजन में, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 अणु में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ओ डबल बॉन्ड ओ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला, दहन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। अगर किसी चीज़ को जलने के लिए कौन सी चीज़ की आवश्यकता है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। किसी चीज़ को जलने के लिए आपको उसमें प्रज्वलन ताप की प्राप्ति बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं कीजिएगा तब तक कोई पदार्थ जल नहीं सकता, ठीक है। अगला है C6H14, उदाहरण किसका। सी जो है कार्बन जो है 614, नाइट्रोजन जो है 714। अब ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो द्रव्यमान दोनों का है वो बराबर है, ठीक है। जब द्रव्यमान बराबर हो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का, दो अलग अलग तत्वों का, किसका हो जाएगा आइसोबार, ठीक है। आइसोबार यानी कि समभारी, तो आपका हो जाएगा समभारी। ऑप्शन में देख लीजिए, अगर परमाणु संख्या समान हो तो समस्थानी होगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो अधिकतम लाल रंग में होता है, ठीक है, और सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब जो विकसित नहीं होता है, अल्प विकसित कोशिका में होती है, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। तो इसमें आपको केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, ठीक है, इसमें आपको केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। फसलों में DDT के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण जो है उत्पन्न होता है। फसलों में DDT छिड़काव करने से वायु, मृदा और जल तीनों जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है, तीनों में प्रदूषण फैलती है। अगला, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न कौन करता है, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष है वो फंगस द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, फंगी कवक द्वारा उत्पन्न होता है। अगला, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। कौन से अंग जो है, जैसे कि फेफड़ा का जो 4 पार्ट है, ठीक है, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, ठीक है। तो उसमें कौन सा जो पार्ट है उसमें आपको जो ऑक्सीजन में शुद्ध ऑक्सीजन होता है, कौन सा अंग है इसमें अशुद्ध ऑक्सीजन यानी O2 युक्त ब्लड होता है, ठीक है, O2 युक्त ब्लड होता है, ये आपको पूछ रहा है। ये आपका हो जाएगा फेफड़ा में, ठीक है, फेफड़ा में चारों है तो ओवरऑल हम फेफड़ा में बोल सकते हैं। अगला है, सुमेलित युग्म कौन कौन है। सुमेलित युग्म कौन नहीं है इसका पहचान करना, ठीक है। सुमेलित युग्म कौन नहीं है इसका पहचान करना है। तो ये आपका हो जाएगा, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, टीनिया से टीनियस होता है, पैराथॉर्मिन से ऑसियोपोरिस होती है, लेकिन साल्मोनेला से कुष्ठ रोग नहीं होता था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। तो मियोसिस को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं मियोसिस को। अगला है, यदि AB तथा CD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। सपोज कीजिए ये AB है, ये CD है, दूसरे को O बिंदु पर काट दिया, यहाँ O बिंदु है। अगर AOC का मान 30 डिग्री है तो AOC का मान 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, AOD का मान, AOD इसका मान। तो आप जान सकते हैं कि ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर टोटल जो एंगल होता है 180 डिग्री का बनता है। 30 डिग्री जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, तो अब कितना बनेगा, 150 डिग्री बनेगा। तो 150 डिग्री, क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन ऐसा नहीं दिया, ऑप्शन कर रहा है कि 3 गुना BOD। तो BOD कितना होगा, ये 30 तो ये भी 30, सम्मुख कोण से। तो BOD का क्या गुना है, 5 गुना है, तो आपका 5 गुना ऑफ BOD, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है, यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दिया, इसका हम फॉर्मूला भी दिए थे, x + - y + XY बटा 100, ठीक है। तो 50 सब यहाँ प्लस में ही है, इसीलिए हम सबको प्लस में कर देते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 50, 100 हो जाएगा, प्लस 5 बचे 25 हो जाएगा, 100 + 25 125%, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। करा, संचयी बारंबारता वक्र का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए थे। आपको हो जाएगा माध्यिका मीडियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगला इनकी में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है, तो x² - 5 यानी x गुना x की हो जाएगा, तो आपको त्रिघात हो जाएगा जो द्विघात नहीं है। अगला है, यहाँ की जगह सॉल्यूशन की जगह x4 यानी कि चतुर्थ घात हो जाएगा, ये भी द्विघात नहीं है। इसमें देखिएगा तो x जो है वो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में x रहेगा तो वो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, ठीक है। अगला है, x² - 1 जैसे कि x² - 1 बराबर 2x² + 4, तो x² घटेगा तो बचेगा x² माइनस बराबर -5, तो ये आपका द्विघात समीकरण पक्का होगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है 70,000 रुपया, ठीक है, 70 और 4 जीरो है, ठीक है। स्टॉक में 2% की दर से कितना होगा, 2% निकालिएगा, 2% मतलब परसेंट को हटा जाएगा, बटा 100 आएगा, 2 0 से 2 0, 7 दूनी 14, 14 पर 00, 14 पर 00 रुपया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरलीकरण कीजिए, 3
एक्स के पावर 4 वाई के पावर 3 गुना कह रहा है 18 एक्स के पावर 3 वाई के पावर 5। तो पहले 18 दिया 54 हो जाएगा, एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 3 4 3 एक्स के पावर 7 हो जाएगा, फिर वाई के पावर 3 वाई के पावर 5 वाई के पावर 8 हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 54 एक्स के पावर 7 एक्स के पावर 8 ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है एक वृत्ताकार पहिया का त्रिज्या, यानी एक वृत्ताकार पहिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक वृत्ताकार पहिया की त्रिज्या आर बराबर जो है 1.75 है। तो 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगा? तो 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एन चक्कर अगर लगाना पड़ेगा तो 2 पाई आर के बराबर होगा, क्योंकि एक चक्कर में कितना करता है पहले ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ओवरऑल निकालते हैं। तो एक चक्कर जो लगाएगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा, यानी कि परिधि के बराबर होगा। तो 2 × 22/7 × 1.75 यही ना होगा। तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको जो पाई आर का मान होगा वो काटिएगा तो 11 मीटर के बराबर हो। ठीक है, 11 मीटर आपका एक में आएगा। अब 11 किलोमीटर निकालना है तो 11 किलोमीटर निकालिएगा, 1 किलोमीटर 1100 में 1000 हो गया, बट्टा एक में 11 होता है तो 11 × 11 यानी कि 1000 चक्कर आपको लगाना होगा। अब इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में 1000 चक्कर है, यानी कि आपका राइट आंसर है। अगला है एक्स और वाई अगर परिमेय संख्या है तो एक्स 15 + √y, इसको आप परिमेयकरण कीजिएगा। जैसे कि आपका इस प्रकार कीजिएगा 3 - 2 √y गुना कीजिएगा तो ये माइनस का चिन्ह जो है वो प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 √y बट्टा 3 + 2 √y बराबर में जो है x + y वाला उतारिएगा। ठीक है, 5 दिया 15 + 5 दूनी 10 √y + 3 √y 10 3 कीजिएगा तो 10 डायरेक्ट हम कर देते हैं। ठीक है, 10 3 13 √y + 2 11 दूनी 22। ठीक है, बटा a - b a + b a² + b² 3 दिया 9 - 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 11 की जगह 44 माइनस की जगह 35। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में आपका जो आएगा यहाँ पर जो आएगा वो कर लीजिएगा। तो बाई यहाँ कितना था, तो जो आपको सॉल्व कीजिएगा इसी को आपको रेशनलाइज करके आपको सॉल्व करना। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये रेशनलाइज कीजिएगा, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो x बराबर -37/35 बराबर y बराबर -53/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आयताकार हॉल की भुजा एक आयताकार है। ठीक है, आयताकार है, कह रहा है एक लंबी भुजा 24 है। ये समझिए लंबी भुजा 24 है, इसको हम नहीं जानते हैं। विकर्ण जो है ये आपका विकर्ण डायगोनल है, विकर्ण आपका 26 है। आप जानते हैं कि आयताकार में सब प्रत्येक को 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होने की मतलब ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो ये आपका ट्रिपले बनेगा 26 12 यानी कि 13 12 और 5 का ट्रिपले बनेगा। तो 26 14 24 और 10 का ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो यानी कि चौड़ाई 10 लंबाई 24। ठीक, क्या निकलना करा एरिया, तो 24 है 240 मीटर स्क्वायर। अगला है n के पावर 3 के पावर n × n 9 के पावर n+1 भागा 3 के पावर n - 1 × 9 के पावर n - 1 का मान जब। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 के पावर n गुना 9 को हम कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यानी कि ऊपर 2 कीजिएगा तो 2n गुना कर दीजिएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला का मान आएगा। फिर ये कीजिएगा। ठीक है, तो 3 को 2n + n 3n हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका जो मान है वो ओवरऑल इस पहला पार्ट का मान है। दूसरा पार्ट का मान निकालिएगा तो दोनों गुना कर दीजिए तो 3 के पावर n - 1 गुना 3 के पावर स्क्वायर कीजिएगा तो 2n - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको प्लस कीजिए है, दोनों को मान आप फिर लास्ट में भागा दे देना। ठीक है, लास्ट में आपको भागा दे देना, जो फाइनल आपका आंसर आएगा 7 2 यानी कि 243 के आसपास उसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।